आदेश शिरोधार्य। तो जैसा अभी हम सभी जानते हैं, वैसे तो इस पूरे कोरोना के कारण उपजे संकट और जो वैश्विक परिदृश्य है उसके बारे में पब्लिक डोमेन में इतनी जानकारी है कि मुझे लगता है करीब करीब यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं बहनों को लगभग ये सारी जानकारियां होंगी, और लेकिन हो सकता है क्रमबद्ध न हो, इसलिए मैं अपने इस दायित्व को पूरा कर रहा हूं कि जो अभी वैश्विक परिदृश्य क्या बना हुआ है। तो सबसे अधिक हमारी चिंता रहती है रोजगार को लेकर, क्योंकि रोजगार होगा तो लोगों की आय होगी, आय होगी तो परिवार में योगक्षेम होगा, और आय होगी तो वह खरीदारी करेंगे तो उद्योग चलेंगे, व्यापार चलेगा, तो बाकी सब लोगों को भी रोजगार रहेगा। तो हम देखते हैं कि अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो अप्रैल से जून 2020 के समय, उसके पहले के जॉब लॉसेस अलग हैं, इस अवधि में 40 करोड़ लोगों के रोजगार गए हैं पूरे विश्व में से। तो लगभग एक हम देखते हैं कि 750 करोड़ में से 40 करोड़ के जो फुल टाइम जॉब थे वो पूरी तरह से समाप्त हुए हैं, और लगभग जो है ये माना गया है कि करीब 59% जो है फुल टाइम जॉब्स इस पीरियड में लूज हुए हैं। एक आजकल नया शब्द और चलन में आया, फरलॉफ्ड, FURLOUGHED, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए कुछ लोगों को कह दिया जाता है कि अब आप 15 दिन काम पर मत आइए, 2 महीने काम पर नहीं मत आइए। एक तो होता है ले ऑफ, कि भाई आपको हमेशा के लिए निकाल दिया। तो ले ऑफ करने की बजाय एक इन दिनों नया शब्द और चलन में आया है। तो लगभग हम देखते हैं कि यूरोप के अधिकांश देशों में लगभग जो है 19 से लेके 45% तक लोगों को ये फरलॉफ्ड दिया है, कि यानी कि आप अब 2 महीना काम पर मत आइए, 3 महीना काम पर मत आइए, हम आपको स्थायी रूप से आपके रोजगार को समाप्त नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो एक तरह से जॉब लॉसेस का हुआ है। भारत में भी लगभग जो है एक प्रकार से ऐसा माना गया है, ILO के अनुसार के 28% जॉब लॉसेस हुए हैं। तो एक सबसे बड़ा, और चूंकि ये जो जॉब लॉसेस हुए हैं पूरी दुनिया में, तो लोगों की आय समाप्त हुई है। अब इसलिए बाजार में खरीदारी कम होगी, तो डिमांड नहीं होने के कारण मैन्युफैक्चरिंग पे इफेक्ट होगा। तो लगभग ये साल भर 1.5 साल लग जाएगा वापस इसको रिवाइव करने में, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी होती है वो बिल्कुल एकदम कम, बहुत कम रह गई है। तो सबसे पहली जो कैजुअलिटी हुई है वह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में हुई है। दूसरा, जो आज अगर हम देखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी बड़ी मात्रा में कमी आई है, और इन दिनों शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि पूरी दुनिया में आर्थिक राष्ट्रवाद उभर रहा है, ऐसा एक इन दिनों कई लेख इन दिनों आए हैं। और मैं सोचता हूं कि हम पिछले 29 वर्षों से आर्थिक राष्ट्रवाद यानी हर एक देश को अपने यहाँ रोजगार को बचाना, अपने उद्योगों को बचाना और देश में आर्थिक योगक्षेम के लिए प्रयास करना, इसका रहा है। ऐसा अभी एस्टिमेट्स हैं अंकटाड के, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के, कि अभी इस जो क्वार्टर चल रहा है अप्रैल से जून वाला, इसमें वर्ल्ड ट्रेड में 27%, 27% का संकुचन हुआ है। तो एक प्रकार से, और दूसरा एस्टिमेट आया है कि नहीं, इसमें 20% संकुचन हुआ है। तो दो तरह के एस्टिमेट्स इसमें आ रहे हैं कि यह जो है 27% तो इस सेकंड क्वार्टर यानी कि अप्रैल से जून में, और पूरा जनवरी से दिसंबर का अगर लें तो विश्व के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अभी के एस्टिमेट्स हैं कि 20% की उसमें कमी आएगी। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में यह कमी और अधिक आ सकती है, क्योंकि अभी अमेरिका ने एक बहुत ही कड़ा स्टैंड लिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया है कि WTO हैज फेल्ड, और WTO असमर्थ है चाइना के इन्फ्लुएंस को या चाइना की चुनौती को हैंडल करने के लिए। और इसलिए WTO को लेकर जो चाइना का सारा जो चला है, तो उसमें मुझे लगता है कि अब WTO रिवाइव नहीं कर पाएगा। और आपको सबको ध्यान होगा कि WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी और जो अपीलेट बॉडी जो थी, जिसमें कि सारे डिस्प्यूट्स हुआ करते थे, भारत पर भी कई बार मुकदमे चले,
उसमें कई नियुक्तियों को 2019 से ही अमेरिका ने रोक दिया था। तो एक प्रकार से डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी वो बिल्कुल एक प्रकार से समाप्त वाली स्थिति में है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो हम रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं उसका एक लाभ भारत को सबसे अधिक मिलेगा, क्योंकि जो चीन से सस्ती वस्तुओं की डंपिंग होती है या दूसरे भी देशों से हमारे यहाँ जो जिस प्रकार से डंपिंग होती है या सस्ते माल बेचते हैं, तो सरकार को एंटी डंपिंग ड्यूटी तत्काल लगाने का अधिकार नहीं होता है। सरकार एंटी डंपिंग पहले डब्ल्यूटीओ के बनने के पहले सरकारों को यह अधिकार होता था कि जब भी कोई देश की कोई कंपनियां माल सस्ता लाकर बेचकर स्थानीय उद्योग को क्षति होती तो तत्काल एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती थी, और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करके ये सिद्ध करना होता था। 6 महीने तक वो एंटी डंपिंग ड्यूटी रहती थी। जब डब्ल्यूटीओ बना तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड में ये प्रोविजन कर दिया कि पहले इन्वेस्टिगेशन करना होगा और इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आने के बाद ही कोई सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। हमारे यहाँ तो दुर्भाग्य की बात ये रही है कि सोलर पैनल पर 2014 में कॉमर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आ गई थी कि भाई चीन डंपिंग कर रहा है, और अमेरिका ने 107% एंटी डंपिंग ड्यूटी चीन के पैनल्स पर लगा दी, जापान ने 100% लगा दी, लेकिन हमने अपने यहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई। तो हमें सबको ध्यान होगा कि 49 सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स और जिनका 70% आउटपुट यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट होता था, यानी उनकी गुणवत्ता भी खराब नहीं थी, लेकिन हमने उनको मर जाने दिया। केवल सोलर पार्क वालों को ज्यादा प्रॉफिट हो सस्ते पैनल से। तो ऐसे हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी चाहे फार्मास्यूटिकल्स में है, जहां भी जो लगनी चाहिए समय पर नहीं लगाते हैं। फिर भी यह एक हमारे लिए और भी सिल्वर लाइनिंग हो गई कि डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इनएग्जिस्टेंट हो गई, और इसलिए अब हम एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी अपने उद्योगों को बचाने के लिए अगर लगाते हैं तो हमारा वह अधिकार होगा, और खास करके इसकी जो पहल है अमेरिका कर रहा है। एक बात विलक्षण इस समय और देखने को आ रही है कि पूरी दुनिया का जहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है अर्थव्यवस्था का, ऐसा अनुमान है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 5% का संकुचन हो रहा है। भारत का भी लगभग इस साल में 4.9% से लेके 5% तक यह जो संकुचन हो सकता है, यानी कि संकुचन कहते हैं जीडीपी घटना। लेकिन चीन का जो जीडीपी घटने का दौर चला था, उसकी इकोनॉमी जनवरी से मार्च के बीच 6.8% संकुचित हुई, जीडीपी घटा। लेकिन अब अप्रैल से जून के इन तिमाही में उसका जीडीपी 3.2% बढ़ा। दुनिया के 225 देशों में एकमात्र चीन ऐसा देश है जिसका जीडीपी अप्रैल से जून के बीच 3.2% बढ़ा। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो दुनिया के विभिन्न देशों का इंटरनेशनल सप्लाई चेन पे जो निर्भरता है, जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ भी जितनी कारें बनती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में 25% पार्ट्स, और वो भी मोस्ट क्रूशियल जो भारत स्टैंडर्ड 6 वाले पार्ट्स हैं, यानी कि पर्यावरण सहिष्णुता बनाए रखने के लिए, वो सारे चीन से आते हैं। सब 70% हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चीन से आते हैं। हमारे 90% करीब सोलर पैनल चीन से आते हैं। 70% फोटोवोल्टाइक सेल चीन से आते हैं। तो यह जो सारा हमारी निर्भरता है, हमको सोलर पार्क लगाना है तो हम सोलर पैनल चीन से मंगाते हैं, क्योंकि हमने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप नहीं किया। और 2014 से 2018 के बीच में हमने अपने सारे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स को चाइनीज डंपिंग के आगे मर जाने दिया। तो कहने का मतलब यह है कि यह एक बड़ा विलक्षण बात है। लेकिन चीन के संदर्भ में एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज की तारीख में चीन ने पूरी दुनिया को इतना सारा कर्ज दे रखा है कि मेरे ख्याल में यहाँ बैठा कोई व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता। चीन ने दुनिया के विभिन्न देशों को लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दे रखा है। हम तो अभी 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। और यह जो 5 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज अमेरिका ये जो चीन ने दे रखा है, इसमें से बड़ी मात्रा में वह कर्ज जो है डूबने की स्थिति में है। यानी
हमारा जीडीपी है 225 लाख करोड़ और चीन ने 325 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दुनिया के विभिन्न देशों को बांट रखा है। 1.04 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज तो चीन ने अमेरिका को ही दे रखा है। और अभी करीब सारे देश, चीन ने जो वन बेल्ट वन रोड बनाया, जो प्लान बनाया था, उसमें 77 कंट्रीज जिनको चीन ने कर्ज दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। वैसे एक बात और, चीन ने यह इन सारे देशों को कर्ज तो दिया था, वो 6.5 से 7% पे दिया, जो वो देश कभी भी चुका नहीं सकते। और सबको कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता हूँ। और मजे की बात यह है कि जिन देशों को जितना कर्ज दिया, चाहे वो केन्या को दिया, चाहे वो कंबोडिया को दिया, चाहे वो पाकिस्तान को दिया, उन देशों को भी ये पता नहीं कि इस प्रोजेक्ट में चीन ने कितना कर्ज दिया, क्योंकि कर्ज की जो राशि उस देश को दी वो तो उसे पता है, लेकिन चीन ने सीधे ही चीनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, पोर्ट बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में जो सीधे पेमेंट की है, उनका केवल उन देशों को बाद में 2 साल 3 साल बाद जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो सूचना दी कि भाई मैंने तुम्हारी ये जो पोर्ट बनवाया और उसमें इतना राशि मैंने डायरेक्ट पेमेंट की है। अब उन बेचारे देशों को भी पता नहीं कि वाकई में वो भुगतान उनको किया या नहीं किया। और इसके कारण अभी करीब 77 कंट्रीज ने, पाकिस्तान समेत सभी ने मना कर दिया कि हम आने वाले 10 इस कोरोना के कारण कि आने वाले 10 साल आपके कर्ज का $1 भी हम चुकाने की स्थिति में नहीं है। और चूंकि अभी चीन की राजनयिक प्रतिष्ठा इतनी नीचे गिर गई है कि उसको 77 कंट्रीज की इस मांग को मानना पड़ा कि अच्छा ठीक है, आप इस कर्ज को बाद में लौटाना, और लगभग जो उसने सभी देशों के कर्ज को आगे बढ़ाने के लिए। एक और बड़ी अच्छी बात हुई, केनिया में उसने जो एक स्टैंडर्ड गेज रेलवे मार्ग बनाया था 25,000 करोड़ रुपए का, और उसने एक पोर्ट भी बनाया था और उसके बदले में उस पोर्ट को गिरवी रख लिया था। तो वहां के कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने आदेश दिया कि ये चीन की परियोजना भ्रष्टाचार पर आधारित है और उसने उसके ऊपर रोक लगा दी। तो मुझे लगता है कि ये जो केनिया में जो हुआ है, स्टैंडर्ड गेज रेलवे परियोजना को वहां के कोर्ट ने निरस्त किया है, हो सकता है कि अन्य देशों में भी ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में जो चीन ने भ्रष्टाचार पूर्वक जो परियोजनाएं बनाई है, जैसे कंबोडिया का तो 20% कोस्ट लाइन आज चीन के पास गिरवी है। तो चीन का इस कोरोना के कारण लगभग उसने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 77 कंट्रीज में, पाकिस्तान में चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर से लेके, मलेशिया से लेके, केनिया से लेके, जिबूती से लेके, जो 77 कंट्रीज में जो कर्ज दिया था, आज वो डूबने की स्थिति में है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि चीन की अर्थव्यवस्था अपने इस कर्ज के बोझ से डूब जाए। यह एक बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है हम सबके सामने। तो जहां एक तरफ इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स में चीन के ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ी है, एक दूसरा बहुत अच्छा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरुद्ध हमारा जो था, चाबहार से लेके उत्तरी यूरोप तक जो हमने अंतरराष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे थे, चाबहार, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि चीन, अभी भारत ने चाबहार से जो रेलवे लाइन बननी थी उसमें 1.5 साल से फंड्स अलोकेट नहीं किए, और इसलिए वह रेलवे लाइन ईरान खुद बना रहा है। उसने कहा कि भारत इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, फंड्स नहीं अलोकेट कर रहा है, बना नहीं रहा है, इसलिए हम बनाएंगे। मुझे लगता है ये जो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना, कितना हुआ, तो बेल्ट एंड रोड का हम चाइना का जो इनिशिएटिव है, इसका बहुत अच्छा सटीक जवाब देने की जो हमारी ताकत थी, वह यह रेलवे लाइन एक तरह से हमारे हाथ से छीनना, और इन दिनों वापस जो चीन के चंगुल में ईरान जा रहा है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। एक बहुत अच्छा, इन दिनों अमेरिका ने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरुद्ध एक बहुत अच्छा प्रपोजल रखा है। वह प्रपोजल मुझे लगता है कि आने वाले समय में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को विफल कर देगा। वह ब्लू डॉट नेटवर्क। अभी ये ब्लू डॉट नेटवर्क को हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। भारत ने भी अभी जो ट्रंप की यात्रा थी 25 फरवरी की, उसमें अपनी सहमति दी है। उसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में तो चीन बहुत ही छलपूर्वक जो कर्ज बांटता है, इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ
पारदर्शिता के साथ और पर्यावरण सहिष्णुता के साथ यह जो परियोजना ब्लू डॉट नेटवर्क मुझे लगता है उसकी उसकी हवा निकालने के लिए पर्याप्त है। एक अंतिम बात, जो मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे लगता है कि इन दिनों हमें थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो पर दृष्टि डालने की जरूरत है। जैसे अमेरिका ने अभी जबरदस्त क्वांटिटेटिव ईजिंग की है, अपना करेंसी की मात्रा बढ़ा दी है और इंटरेस्ट रेट 0 कर दिया। अमेरिका ने अपनी इंटरेस्ट रेट को आज की तारीख में 0% कर दी। जो हमारे यहाँ हम रेपो रेट कहते हैं, तो वो रेपो रेट की तुलना में वहां बेस रेट होती है फेडरल रिजर्व की। उस फेडरल रिजर्व ने अपनी बेस रेट को 0 कर दिया है, यानी कि अमेरिकी कंपनियों को बहुत 0% इंटरेस्ट पे जो ब्याज पे पैसा मिलेगा, वह एक निश्चित रूप से हमें, हमारी कंपनियां कहीं भी बिजनेस करेंगे तो उनको एक डिसएडवांटेज होगा। तो हमें कहीं ना कहीं अपना या तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगानी चाहिए कि चीन से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके जहां ब्याज दरें कम होती है और वहां की कंपनियां हमारे यहाँ सस्ती डंपिंग करती है, तो हमें उतनी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगानी चाहिए। और आज के समय में जो ग्लोबल सिनेरियो है, उस ग्लोबल सिनेरियो में जो भारत की निर्भरता चाइनीज या दूसरे इंपोर्ट्स पे हो गई है, क्योंकि हम एक लगभग जो असेंबली लाइन का कंट्री बन गए हैं। आज चाहे मेट्रो ट्रेन हैं, तो 25 मेट्रो ट्रेन कॉर्पोरेशन तो हैं, लेकिन बॉम्बार्डियर, एल्स्टोम, हम सारा उनको काम देते हैं। हमारे यहाँ वो ट्रेन चलाते हैं, आप और हम पैसा देते हैं टिकट का, वो अपने देश में ले जाते हैं। हम इस क्षमता में नहीं है कि हम अपनी मेट्रो ट्रेन बना सकें, हम अपनी इस क्षमता में नहीं है कि हम अपना बुलेट ट्रेन बना। तो मुझे लगता है कि आज के समय में भारत को अपना मॉनेटरी एक्सपेंशन करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आज दुनिया के सारे औद्योगिक देश, उनका मनी सप्लाई जो है M2 और जीडीपी का जो अनुपात है, वो 1.25 गुना, 2 गुना, 1.25 गुना, 1.5 गुना, 100% से ज्यादा है। हमारे 77% ही है। ऐसे में मुझे लगता है हमको कहीं ना कहीं मनी एक्सपेंशन करना चाहिए। अमेरिका ने क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू कर दिया, जापान ने कर दिया, यूरोप ने कर दिया। हम ना तो क्वांटिटेटिव ईजिंग कर पा रहे हैं, ना हम फिस्कल स्टिमुलस दे पा रहे हैं। हमने जो पता नहीं कैसे हमने कह दिया, वो तो धनपत जी लेंगे ही, हमने 8 लाख करोड़ रुपया जो आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज की, उसको भी 20 लाख करोड़ के पैकेज में जोड़ दिया, जिसमें कैबिनेट का कोई रोल नहीं होता, वो तो मॉनेटरी रेगुलेटर ने किया। तो मुझे लगता है हमको फिस्कल स्टिमुलस देना चाहिए। मेरा समय 2 मिनट ज्यादा हो गया, 15 मिनट का समय था, तो मैंने अभी एक वैश्विक परिदृश्य क्या बन रहा है, तो सबसे बढ़िया खुशी की बात है पूरी दुनिया इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ जा रही है, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है। इसलिए हमें भी बहुत ही कठोरता पूर्वक अपने यहाँ आयातों पर अंकुश लगाकर और घरेलू मतलब जो है मैन्युफैक्चरिंग, और 4 तरह की मैन्युफैक्चरिंग आवश्यक है, जिसमें हम चीन या दूसरे देशों पे इंपोर्ट डिपेंडेंट है, उसके ऊपर हमको स्वावलंबी होना है। जो आने वाले समय के लिए सनराइज सेक्टर से, चाहे वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उसमें भी सरकार को मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। और हमारा टेक्सटाइल से लेके सारे जो इंडस्ट्री क्लस्टर्स आज टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस के शिकार हो रहे हैं, उनकी जो प्रौद्योगिकी पुरानी होती जा रही है, हमें उस प्रौद्योगिकी अभिनवन के लिए भी आर्थिक सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए। और आज जो दुनिया में जिस तरह से फूड क्राइसिस भी है और ऑर्गेनिक फूड की डिमांड है, तो मुझे लगता है कि हमको अपना विलेज लेवल एंटरप्राइजेस के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, और कहीं न कहीं वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी दुनिया में हमको अपने स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरी करता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।